Friends, and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 25th of December 2025. 25 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान हमेशा आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, और आप सबको जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति करें भगवान। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ, और आशा करता हूँ कि आप वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे। और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है भी, है ना। तो अब आप लोग ही हैं मेरे पास, तो और कोई है नहीं, तो आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल आपकी स्क्रीन में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन द मीजोस्फेयर टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स इन द थर्मोस्फेयर। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ऐसा है जो कि करेक्ट है? अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट भी था एक, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय आयनोस्फेयर। ठीक है ना, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। अब देखो, पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है, इन द मीजोस्फेयर टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आप सबको पता होगा कि जब हम ऊपर जाते हैं, यानी कि अपने ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में जाते हैं, तो टेम्परेचर पहले थोड़ा सा डिक्रीज करता है, स्ट्राटोस्फेयर वाले रीजन में इंक्रीज करता है, एंड देन अगेन मीजोस्फेयर वाले रीजन में डिक्रीज करता है। ठीक है ना, तो इफ़ यू ऑल रिमेंबर दैट ग्राफ, एक ग्राफ आप लोग को याद होगा, कई बार मैंने उसको बनाया भी है। तो इस तरीके से ग्राफ रहता है। तो ये पहले जो ट्रोपोस्फेयर की रेंज है उसमें डिक्रीज करता है, ट्रोपोपॉज आता है, स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीज करता है, आपका स्ट्रेटोपॉज आता है, फिर आपका मीजोस्फेयर में डिक्रीज करता है। तो टेम्परेचर ये डिक्रीज करता है मीजोस्फेयर में, ना कि इंक्रीज करता है। तो ये आपको थोड़ा सा, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये डिक्रीज करता है। आगे मूव करते हैं, दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो दूसरा सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्रीज का एग्जांपल कौन कौन सा है? फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड इज शुगर इंडस्ट्री, थर्ड इज कंप्यूटर चिप्स, फोर्थ इज एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। आपको बताना है कि इसमें से फुटलूज इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। देखो, फुटलूज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जो कि कहीं पे भी खोली जा सकती हैं। कोई लोकेशनल फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि जिसके ऊपर वो बेस्ड हो। ठीक है ना, तो बहुत ही ईजिली जो इंडस्ट्रीज खुल जाएं, कहीं पे भी खुल जाएं, वो फुटलूज इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन चार इंडस्ट्रीज़ में जो दी हुई हैं इनमें से बात करूं, तो जो फुटलूज इंडस्ट्रीज़ हैं उनके एग्जाम्पल होंगे डायमंड इंडस्ट्री, और दूसरा आपका होगा आपका ये डायमंड इंडस्ट्री विल बी द वन फुटलूज, एंड सेकंड वन विल बी द योर कंप्यूटर चिप्स इंडस्ट्री। दीज आर द फुटलूज। शुगर और एल्यूमिनियम नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, ये बहुत सारे लोकेशनल फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब शुगर केन आप हर जगह नहीं खोल सकते, है ना। शुगर केन आप वहीं रखेंगे जहाँ पे एक तो वहाँ पे क्लाइमेट वैसा हो, क्योंकि क्लाइमेट सेंसिटिव ही है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, दूसरा लेबर, चीप लेबर अवेलेबल हो, है ना, वहीं पे शुगर इंडस्ट्रीज खुलेंगी। एंड सेम गोज विद द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एज वेल, जो ये एल्यूमिनियम जो रॉ मटेरियल है, उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो आपको इजीली अवेलेबल रहे, दैट इज़ अनदर थिंग। फुटलूज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री जो कहीं पे भी खुली जा सकती है, इसमें जैसे डायमंड है आपकी, और आपके कंप्यूटर चिप्स हो गए, ये आप कहीं पे भी खोल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा लोकेशनल फैक्टर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ये मैप का क्वेश्चन है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के 4 बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर। आपको ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने हैं। इनका नॉर्थ टू साउथ का ऑर्डर है, सबसे पहले है धनबाद, सबसे ऊपर है धनबाद, देन आपका आई थिंक बोकारो, देन रांची, एंड देन जमशेदपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर रहेगा B2314। धनबाद, फिर बोकारो, फिर रांची, फिर जमशेदपुर। धनबाद, बोकारो, रांची एंड जमशेदपुर। तो 2, 3, 1 एंड 4, ये आप ऑर्डर लिख लीजिए। सबसे ऊपर धनबाद, फिर बोकारो, फिर रांची, फिर जमशेदपुर। ठीक है, धनबाद, बोकारो, रांची एंड देन जमशेदपुर, दिस विल बी दी ऑर्डर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आप एक बार मैप भी जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। सबसे पहले पीआईबी और आपके AIR की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक सॉफ्ट रोबोट बनाया जिसका नाम है जेल बॉट। याद रखिएगा, जेल बॉट्स क्या है? दे आर सॉफ्ट रोबोट्स, एंड ये जेल बॉट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। जेल बॉट्स किससे बनते हैं? जेल बॉट्स आर मेड अप ऑफ जेलेटिन, जेलेटिन से बनते हैं जेल बॉट्स, एंड दे आर क्रिएटेड बाय 3D पेंटिंग। तो ये 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जेलेटिन से बनते हैं, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं, एंड इनको कहा जाता है जेल बॉट्स। ठीक है ना, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर अबाउट देम एज वेल। ठीक है ना।
अब दूसरी चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग विदाउट रिक्वायरिंग एन एक्स्ट्रा पावर सोर्स, ठीक है ना। तो ये बिना किसी एक्स्ट्रा पावर सोर्स के भी ये मूव कर सकते हैं। एंड ये कैसे मूव करते हैं? बाय द वे ऑफ देयर शेप, डायमेंशंस एंड पैटर्न ऑफ जेल, पैटर्न्स ऑफ द जेल। तो इनके बेसिस पे ये मूव करते हैं, ठीक है ना। जेलेटिन अगर आपको नहीं पता क्या है, तो जेलेटिन एक ट्रांसल्यूसेंट, कलरलेस, फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट है, कॉमनली डिराइव्ड फ्रॉम कोलेजन। कोलेजन से बनता है, टेकन फ्रॉम एनिमल बॉडी पार्ट्स, एनिमल बॉडी पार्ट के कोलेजन से बनता है, ठीक है ना। एंड इट इज़ बाय ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग द स्किन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड बोन्स विद वाटर, है ना। जब आप बोन्स के साथ बोन्स को या टेंडन्स को, लिगामेंट्स को वाटर के साथ बॉईल करते हो तो आपको ये जेलेटिन मिलता है। And they are capable of moving without requiring an extra power source as well. जेल बॉट्स की क्वालिटी है ये तो। एंड देखो जेल जेल क्या होता है, इट स्वेल्स और श्रिंक्स इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। जेल जो होता है वो स्वेल करता है या श्रिंक करता है टेम्परेचर चेंज के साथ, और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है इसी प्रॉपर्टी को, टू मूव द रोबोट्स इन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एंड पोटेंशियल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जेल बॉट्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं सॉफ्ट रोबोटिक्स में। सॉफ्ट रोबोटिक्स एक्चुअली में रोबोटिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पे रोबोट्स आर फैशनड आउट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। जब रोबोट्स को ऑर्गेनिक या नॉन मेटेलिक मटेरियल से बनाया जाता है तो उसको हम सॉफ्ट रोबोटिक्स बोलते हैं, और उस फील्ड में काफ़ी बड़ा एक इनोवेशन है ये। एंड दे कैन बी यूज्ड टू क्रिएट स्मार्ट स्ट्रक्चर्स फॉर मूविंग ऑन सरफेस थ्रू द ह्यूमन बॉडी, है ना। और टारगेटेड मेडिसिन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, टू डिप्लॉय एज मैरीन रोबोट्स, पेट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए, ट्रेंड टू क्रॉल इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशंस इन द ह्यूमन बायोमार्कर्स एंड बायोकेमिकल्स। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि जर्मनी हैज़ रिटर्न्ड द 20 benign bronze that were looted in the 19th century to Nigeria at a ceremony। तो जर्मनी ने रिटर्न कर दिए हैं 20 बेनाइन ब्रॉन्जेस। तो अब याद रखिएगा बेनाइन ब्रॉन्जेस क्या होते हैं। तो बेनाइन ब्रॉन्जेस आर ग्रुप ऑफ 3000 स्कल्पचर्स एंड आर्ट वर्क्स फ्रॉम द एंशियंट किंगडम ऑफ बेनाइन विच इज़ इन द प्रेजेंट डे नाइजीरिया। तो बेनाइन ब्रॉन्जेस आर नथिंग बट दे आर अ ग्रुप ऑफ 3000 स्कल्पचर्स, 3000 ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो कि बेनाइन किंगडम के थे। बेनाइन BENIN, बेनिन किंगडम के थे। बेनिन किंगडम या बेनाइन किंगडम कहाँ का था? प्रेजेंट डे नाइजीरिया का किंगडम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो जर्मनी के पास ये लूटेड काफ़ी बेनाइन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स थे, तो वो रिटर्न करने के लिए कहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बेनाइन ब्रॉन्ज वर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड टेक्निकल आर्टिस्ट्री। बहुत ज़्यादा फेमस थी ये बेनाइन ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर्स वर फेमस फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर टेक्निकल आर्टिस्ट्री। अब वो रिटर्न किए जाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विल पार्टिसिपेट इन द हिस्टोरिक प्रोग्राम मार्किंग वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, यानी कल के दिन जो होगा वो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये मनाया जाएगा। और अच्छा देखो क्या हुआ था, 9 जनवरी को जब प्रकाश पर्व हुआ था, इस बार 9 जनवरी को प्रकाश पर्व होता है। उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन, प्रकाश पूरब के दिन क्या हुआ था, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में। एंड दिस विल सेलिब्रेट द मार्टियरडम ऑफ द श्री गुरु गोविंद सिंह संत साहिबजादे, या है ना, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह, ठीक है ना। तो जो मार्टियरडम था श्री गुरु गोविंद सिंह के सन्स का, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह, इनके लिए सेलिब्रेट किया जाएगा वीर बाल दिवस। तो ये आपको याद रखना है, साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। 26 दिसंबर ये सेलिब्रेट किया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में। अगली है सितिवेनी रबुका। सितिवेनी रबुका हैज़ बिकेम फिजीज न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट वोटर्स टू इंस्टॉल हिम। और इसके पहले जो थे फ्रैंक बेनी मरामा, याद रखिएगा 16 साल से पावर में थे फ्रैंक बेनी मरामा। एंड सितिवेनी रबुका इज़ नाउ द न्यू फिजी प्राइम मिनिस्टर। आप इसको याद रख सकते हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैप में, आई विल ट्राई टू गिव यू वन लोकेशनल एस्पेक्ट एज वेल, है ना। That will be important. यस, दिस इज़ द मैप जो कि आप देख सकते हैं एक बार।
यहाँ पे आप ये, इफ़ यू सी दिस मैप क्लोजली, इफ़ यू सी दीज आर द आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक। तो पैसिफिक की आइलैंड्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। इसमें से ये जो मेलानेशिया वाला पार्ट है, अगर आप देखो तो यहाँ पे फिजी आपको दिखेगा इन द मेलानेशिया वाला पोर्शन। तो फिजी जो है वो किसका पार्ट है? इट इज़ इन पैसिफिक। एंड दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये मेलानेशिया का पार्ट है। तीन पार्ट है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया। माइक्रोनेशिया में आपका मारियाना आइलैंड, कैरोलिन आइलैंड, मार्शल आइलैंड और किरिबाती आता है। मेलेनेशिया में आपका पापा न्यू गिनी, बिस्मार्क आर्किपेलागो, सोलोमन आइलैंड, सेंटा क्रूज, वनुआतू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया आता है। पोलिनेशिया में आपका हवाई, तुवालू, टोकेलाऊ, समोआ, कुक्स आइलैंड, ऑस्ट्रल आइलैंड, मर्कीज आइलैंड, देन करमाडैक, टोंगा, न्यूजीलैंड, ये वाला पोर्शन आपका पोलिनेशिया में आता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। काफ़ी चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं। बेनाइन ब्रॉन्ज सीख लिया हमने, बीरवाल दिवस के रूप में सीख लिया। अगला है, अब एक आर्कटिक विंटर स्टॉर्म आया है। आर्कटिक, आप लोग लिख लीजिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ आइटम। ये मैंने आई थिंक न्यूज़ ऑन AIR से निकाली है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक विंटर स्टॉर्म आया है। कहाँ पे आया है? USA में आया। तभी रिसेंटली पूछ सकते हैं कि आर्कटिक विंटर स्टॉर्म किस कंट्री में आया था, कहाँ परेशान किया था। तो USA में आया आर्कटिक विंटर स्टॉर्म। उसके कारण होता क्या है, कोल्ड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इट विल बी वन ऑफ द एक्सट्रीमली कोल्ड क्रिसमसेस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। ठीक है ना? आर्कटिक से ये स्टॉर्म आया है। अब देखो होता क्या है कि ये जो कोल्ड है, ये वंस इन अ जनरेशन कोल्ड है। दिस इज वंस इन अ जनरेशन स्टॉर्म दैट हैज बीन सेंट, है ना? और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा आप, कि टेम्परेचर तो बहुत कम हो ही जाएगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होगी कि अगर ये चीज़ रुकी नहीं, देन दिस आइस, जो आर्कटिक का ये जो स्टॉर्म है, दिस कैन टेक द शेप ऑफ ए बॉम्ब साइक्लोन। याद रखिएगा, याद रखिए, विंटर स्टॉर्म जो होता है, यही जो विंटर स्टॉर्म है, आर्कटिक विंटर स्टॉर्म, ये बॉम्ब साइक्लोन बन सकता है। बॉम्ब साइक्लोन एक एक्सप्लोजिव स्टॉर्म होता है दैट इंटेंसिफाइज रैपिडली। Bomb cyclone is an explosive storm that intensifies rapidly with its central air pressure dropping by at least 24 millibars in 24 hours। ठीक है ना? जो सेंट्रल प्रेशर एरिया होता है वो और ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है और ये बॉम्ब साइक्लोन बन जाता है, एक्सप्लोजिव स्टॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है, पर्स सीन्स कम विद अ डिवाइसिव कैच। अब यहाँ पर बात चल रही है पर्स सीन की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। जो ये पर्स सीन लिखा है ना, क्या है ये? इट्स अ फॉर्म ऑफ फिशिंग। फिशिंग करने का एक तरीका है। लेट मी शो यू वन फोटोग्राफ एज वेल। आपको फोटोग्राफ मैं दिखा देता हूँ, तो आप शायद समझ जाएंगे। दिस यू विल सी दिस, है ना? ये देखो, इस तरीके से जब फिशिंग होती है, इस तरह से एक नेट वॉल बनाई जाती है। ये इस तरीके से देखो, एक पूरा वॉल बनाएगा, सर्कुलर टाइप का वॉल, और फिर इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है ताकि यहाँ पे मछलियाँ पूरा फंस सकें। तो दिस इज़ अ पर्स सीन विच इज़ अ वे ऑफ फिशिंग एज वेल। और ये फिशिंग के तरीके में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे फिशेस के अलावा भी जो अनटारगेटेड एनिमल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी, वो भी लॉस होता है बिकॉज ऑफ दैट, है ना? और कई स्टेट्स में ये बैंड है, लेकिन अभी इसको सेंटर ने कहा है कि जो स्टेट्स उसको बैन कर रहे हैं उससे फिशरमैन को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए इस बैन को हटाया जाना चाहिए। तो अब ये मैटर जो है वो सबजुडाइज है कि क्या ये बैन हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए। पर सीन के ऊपर जो बैन है वो हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। अब साइंटिफिक कम्युनिटी ने आर्ग्यू किया है दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस इंक्लूडिंग एल नीनो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग द कैच ऑफ फिशेस। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पर्स सीन को आपने ब्लॉक करके रखा है, लेकिन एक्चुअली में पर्स सीन इतना बड़ा रीजन नहीं जितना बड़ा एल नीनो और क्लाइमेटिक कंडीशंस है। ठीक है ना? फिशरमैन के जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, हाँ इनका इम्पैक्ट पड़ता है ज़रूर, लेकिन इनको ब्लेम किया जा रहा है। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एक्चुअली में रीज़न जो है दैट इज़ एक्चुअली द क्लाइमेटिक रीजन एंड ऑल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ऑयल सार्डीन्स नाम का एक नाम आया था यहाँ पे, ऑयल सार्डीन्स। ऑयल सार्डीन्स एक फेमस फेवरेट केरला फिश ईटर्स की एक फिश है, ऑयल सार्डीन्स। याद रखिएगा, इट इज़ इन केरला एंड इट्स द टाइप ऑफ फिश एज वेल। तो इसको आप याद रखिएगा ज़रूर, है ना? आई होप यू विल रिमेंबर इट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो फ्रंट पेज में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया वैसे तो, है ना? मैंने कोशिश की थी कि आपको अलग अलग जगहों से काफ़ी सोर्सेज से बता दूं। तो PIB, AIR, जो भी मेरे को सोर्स समझ में आए कि इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने आपको बताया है। मथुरा कोर्ट ऑर्डर सर्वे ऑफ द शाही ईदगाह मॉस्क प्रेमाइसेस। तो मथुरा में है शाही ईदगाह मॉस्क, इसका लोकेशन ज़रूर याद रखना। अब जो हिंदू सेना चीफ है उनका ये कहना है कि शाही ईदगाह मॉस्क जहाँ बनी है, दैट वाज द साइट वेयर लॉर्ड कृष्णा वाज परपडली बॉर्न एंड सॉट दैट द एग्रीमेंट बिटवीन श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। देखो हुआ क्या था कि बहुत पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा
सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी, उन्होंने 1968 में एक एग्रीमेंट किया था। उसके बाद ही ये जो कंस्ट्रक्शन है वो हुआ है 1968 में। लेकिन जो अभी हिंदू सेना है, उनका ये कहना है कि ये एग्रीमेंट जो 1968 में होता है इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। क्यों कैंसिल किया जाना चाहिए? क्योंकि जो टेम्पल ट्रस्ट था उस समय, उसके पास ये पावर नहीं थी टू एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द फेथ एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डीटी। तो उनके पास वो पावर नहीं थी, तो वो एग्रीमेंट कैसे कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो दिस वाज द मेजर एलिगेशन दैट वाज रेज्ड एंड इस मैटर को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। 25 किलोमीटर यात्रा टू सेव द इंडेंजर्ड सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पे एक 225 किलोमीटर की पद यात्रा की जा रही है ताकि इंडेंजर्ड सैक्रेड ग्रुप्स जो राजस्थान के, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं उनको ओरांस बोलते हैं। ओरांस, दिस इज द टर्म दैट इज गिवन टू द सैक्रेड ग्रुप्स ऑफ राजस्थान रीजन। उनको प्रोटेक्शन के लिए ओरांस कहा जाता है। सबसे पहले सेक्रेड ग्रुप्स बताऊं तो सेक्रेड ग्रुप्स रिफर्स टू अ पीस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये एक नेचुरल वेजिटेशन का पीस होता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है बाय सर्टेन कम्युनिटी ड्यू टू रिलीजियस रीजन्स, विच आर प्रोटेक्टेड बाय द कम्युनिटी ड्यू टू रिलीजियस रीजन्स। तो अब एरिया जो है वो यूजुअली डेडिकेटेड होता है लोकल डीटी के, और लोकल कम्युनिटीज़ जो रहती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं टू प्रोटेक्ट दैट नेचुरल एरिया, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टेट्स में है ये, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, उसने प्रोटेक्शन दी है टू द सेक्रेड ग्रुप्स एज वेल, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कई बार कि जो इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन है, उनमें से जो आपका सेक्रेड ग्रुप्स है वो इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट है, दैट इज एन इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। हिमाचल प्रदेश में याद रखेगा हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स हिमाचल प्रदेश में है। एंड शिपिन इज बिलीव टू द लार्जेस्ट देवदार ग्रूव। यहाँ पे शिपिन नाम का एक लार्जेस्ट देवदार ग्रूव है जो कि यहाँ पे शिपिन कहते हैं उसको, देवदार का पेड़ लगे हैं वहाँ पे। देन महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा है, और महाराष्ट्र में इनको आई थिंक देवराइज कहा जाता है। तो ये देखो लिखा है देवराइज और देवराइज ये कहा जाता है इन सैक्रेड ग्रुव्स को। बिहार में सारनास कहा जाता है। राजस्थान में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ओरांस कहा जाता है, ओरांस इन राजस्थान। मेघालय में भी इनको क्या किनतांग कहा जाता है। मेघालय में इनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज किनतांग, है ना, दे आर नोन एज किन, ये देखो लिखा है किनतांग, KYN, किन TANGS, मेघालय में किनतांग कहा जाता है। एंड बिहार में सारनास कहा जाता है, SARNAS, सारनास कहा जाता है। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ओरांस का मैंने आपको बता दिया। ओरांस जो है राजस्थान में, दे फॉर्म द नेचुरल हैबिटेट फॉर इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इंडिया की सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो बर्ड है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, वो उसका इकोसिस्टम भी है ओरांस वाला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। रैम्बो रबूका रिटर्न्स टू फिजी एज प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बता दिया है ना। तो रैम्बो रबूका या सितिवेनी रबूका जिनका पूरा नाम है, उनको बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर फिजी में। तो ये आप सब याद रखेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। साइंटिस्ट फ्रीज ग्रेट बैरियर रीफ कोरल इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रायल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन की ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड में है, आपके ईस्टर्न पार्ट में है। ईस्टर्न पार्ट में क्वींसलैंड वाला रीजन है, वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया है? ट्रायल किया है न्यू मेथड फॉर फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग द इन द कोरल लार्वे। याद रखिएगा, कोरल लार्वे को फ्रीज करना, स्टोर करने का काम कौन कर रहा है? ग्रेट बैरियर रीफ के कोरल लार्वे को फ्रीज करने के लिए एक नया मेथड निकाला गया है, ठीक है ना। अब ये नया मेथड क्यों निकाला गया है? ऑब्वियस सी बात, आप सबको क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कोरल्स का यार आपको एक तरीका पता होगा, कोरल्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको एक प्रॉपर रेंज चाहिए टेम्परेचर की, उससे ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो ओशन टेम्परेचर राइज कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है, और वो कोरल्स के लिए ठीक भी नहीं है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टेक्निक का यूज़ किया गया है। फ्रोजन कोरल्स के रूप में इनको स्टोर किया जाएगा। और इसके लिए जो नया टेक्नोलॉजी उसको बोला गया है क्रायो मैश। याद रखिएगा, दिस इज क्रायो
मेश, ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्रायो मेश, दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड चीपली टू प्रिजर्व द कोरल्स। क्रायो मेश का यूज़ करके इसको किया जा रहा है, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ, साइंटिस्ट जो है क्रायो मेश बना रहे हैं टू फ्रीज द कोरल लार्वे। और ये कहाँ पे कोरल लार्वा जो है वो स्टोर किया जाएगा, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंसेज में, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंसेज। तो ये मेश टेक्नोलॉजी है जो कि हेल्प करेगी कोरल को स्टोर करने में एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। याद रखिएगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर किया जाएगा। कोरल लार्वे या मेश टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रायो मेश। अगली जो न्यूज़ है वो है हैव देयर बीन चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे बेसिकली बात चल रही है कि कैसे हमने फॉरेन पॉलिसी को के मैटर्स को सुलझाया है। तो यूक्रेन क्राइसिस में हमारा इंडियन वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट देखने को मिला। याद रखिएगा यूक्रेन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हमने इंडियन वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट, मतलब कि हमने ना रशिया को बुरा कहा ना वॉर को सही कहा। हमने बोला कि वॉर गलत है, वॉर नहीं होना चाहिए रशिया को, लेकिन हमने गलत नहीं कहा। इसके अलावा रशिया के साथ हमने ऑयल बिल्कुल किया, ऑयल इंपोर्ट किया, और रुपया रूबल का जो ट्रेड है उसमें भी किया। तो हमने अपने फ़ायदे के हिसाब से भी काम किया, और इंटरनेशनली जो चीज़ गलत थी उसको गलत बोला भी। हमने बोला भी वॉर का माहौल नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे फॉरेन पॉलिसी में ये चेंज देखा कि हम अब बड़ी जो यूएन की एजेंसीज हैं उनमें रिफॉर्म चाहते हैं, उनमें रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। जैसे कि यूएनएससी के लिए G4 का ग्रुप बनाया गया है, इंडिया G4 का मेंबर है अलॉन्ग विद जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील। और हमने काफ़ी उसमें मतलब चेंजेस की बात भी की, नेशनल इंटरेस्ट में, इंटरनेशनल इंटरेस्ट में, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बात की है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, SCO का लीडरशिप इस बार हमारे पास है, हम ही होस्ट करेंगे, है ना। बहुत सारे मैटर्स है जो कि हम उठा सकते हैं। इसके अलावा रिव्यू हमने किए हैं, मोदी गवर्नमेंट ने कहा है कि FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यू किया जाए। पूरे जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ थी उनको स्क्रैप कर दिया गया है। हमने 15 मेंबर जो आपका एशियन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP था, उससे हम बाहर आ गए। पहले 16 मेंबर था, हम बाहर आ गए, तो 15 मेंबर बचा। 2022 में इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी हम रिवाइव करना चाहते हैं। I2U2 का मेंबर है। दूसरा, इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी में अब थोड़ा सा हमने क्लाइमेट चेंज, ट्रांजिशंस, विमेन लेड डेवलपमेंट एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स को हमने काफ़ी प्रायोरिटी दी। कौन कौन से एरियाज हैं, क्लाइमेट चेंज के, ट्रांजिशंस को, विमेन लेड डेवलपमेंट को, और मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स आर द की एरियाज, है ना। या आप GS2 में लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस हमारे पॉलिसी में आपको देखने को मिल सकता है। नेबर्स की अगर हम बात करें तो नेबर्स में भी हमने श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस में कोलैप्स के दौरान उनकी काफ़ी मदद की। बांग्लादेश, भूटान की हम ऑलरेडी मदद करते आ रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे चाहे आप बहुत सारे और मुद्दे हों, है ना। अफगानिस्तान में तालिबान की रजीम होने के बावजूद हमने वहाँ पे मदद करने की कोशिश की है ना, इवन आफ्टर दैट, एंड हमने अपने चैनल्स ऑफ डिप्लोमेसी को ओपन रखा है। इसके अलावा म्यांमार में अभी मिलिट्री जुंटा है, आपको पता होगा, और मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट अभी एक UNSC रेजोल्यूशन आया था जिसमें हमने साइन नहीं किया, मतलब हमने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से। तो मतलब हम कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द चेंजेस विच हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन आर मिलिट्री पॉलिसी, है ना, फॉरेन पॉलिसी। अगला है अमेरिकाज मिसाइल डिफेंस अम्ब्रेला। अब ये अमेरिका का मिसाइल डिफेंस अम्ब्रेला है, इसमें हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो है पैट्रियट सिस्टम। लिख लीजिए आप लोग, पैट्रियट सिस्टम वहाँ का सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, है ना। यूक्रेन रशिया के वॉर में यूक्रेन को पूरा सपोर्ट जो है वो अमेरिका दे रहा है, ये आप सबको पता होगा। हमने अमेरिका ने बहुत सारे वहाँ पे रॉकेट सिस्टम्स और ये मिसाइल सिस्टम्स, ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स ये प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। USA का जो मेन सिस्टम है वो है पैट्रियट, ये आगे याद रखिएगा, पैट्रियट, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डिफेंस सिस्टम, पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द सॉट आफ्टर डिफेंस सिस्टम है। और 18 कंट्रीज़ में अभी ये है, इंक्लूडिंग US, एंड लगभग नेटो की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर है, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया, UAE, इसराइल के पास भी है। एंड ये अब पैट्रियट सिस्टम में आप यूक्रेन का नाम भी जोड़ सकते हैं, इट हैज़ बीन एडेड इन दैट लिस्ट एज वेल। एंड ये पैट्रियट जो है इसका फुल फॉर्म है फेज्ड एरे ट्रैकिंग राडार टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। इसको मॉडिफाई किया था 1980s में, एंड द फोकस इज ऑन अदर थ्रेट्स सच एज बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ऑल। तो ये पैट्रियट सिस्टम जरूर याद रखिएगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एंड पैट्रियट जो है इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन मिल सकते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स में, क्रूज मिसाइल्स में, ड्रोन्स में, जेट्स में, अदर थ्रेट्स में, है ना। बट इट डजेंट ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो फ्लाइंग स्मॉल ड्रोन्स, लो फ्लाइंग स्मॉल ड्रोन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेकिन ये प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा इसको और मॉडिफाई किया जा रहा है। जो लेगेसी पैट्रियट राडार था, इसका राडार जो है इसको चेंज किया जाएगा। लेगेसी पैट्रियट राडार था, उसकी 120 डिग्रीज की जो व्यू थी, उसको इस जगह अब लोअर टीयर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेंसर लगाया जाएगा, LTE-MDS लगाया जाएगा, जो कि 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करेगा। ये पैट्रियट सिस्टम के बारे में लिख लीजिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर इट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।